हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वोल्टेज के बारे में, करंट, रेसिस्टेंस, पावर, एनर्जी, इन सब के बारे में हमने जाना था। एक मैं रफली ओवरव्यू दे देता हूँ। वोल्टेज ईएमएफ मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताया था। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। फिर हमने जाना था अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है, डायरेक्ट वोल्टेज डायरेक्ट करंट को। रेसिस्टेंस के बारे में जाना, ओम्स लॉ। एंड देन हमने फिर पावर के बारे में एक आपको एक ब्रीफ में आपको बताया था। आज हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पावर को, एनर्जी को, किस तरह से हम लोग लॉस कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हमारा टोटल एनर्जी कंजम्पशन हमारे जो घर का है या फिर किसी भी हाउस होल्ड ऑफिस का है, वो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वाट का नाम आपने इसलिए सुना होगा क्योंकि यही पावर जो है एक्चुअली हमारा यूजफुल है, और बाकी दोनों पावर हमारे सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, बेसिकली लॉस निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा यूजफुल पावर है यही हमारा यूटिलाइज होता है किसी भी इक्विपमेंट में। बट मीटरिंग पर्पस के लिए अब बहुत जगह पहले तो एक्टिव पावर का ही इस्तेमाल किया जाता था, बट अब मैक्सिमम जगह टोटल अपरेंट पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम लोग दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का इफेक्ट, जिसकी वजह से इम्पीडेंस का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा यूजफुल हुआ। रेसिस्टेंस जो है हमारा यूजफुल है, और रिएक्टेंस हमारा एक्चुअली कह सकते हैं वेस्टेज है। इन रियल टर्म इट इज़ नॉट वेस्टेज। इसी की वजह से हमारा बहुत सारा जो इलेक्ट्रिकल जो हमारा यूजफुल मीन्स है वो इसके द्वारा मीट किया जाता है। बट हाँ, कह सकते हैं एक तरह से रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस, ये आप डिफरेंस समझ सकते हैं। इस रिएक्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा इस एरो का जो लेंथ है वो उतना कम होगा, और रेसिस्टेंस इम्पीडेंस के उतना ही क्लोज आएगा, दोनों का वैल्यू उतना ही आसपास रहेगा। तो और ये जो फैक्टर है हमारा, ये इसको ऐसे रेसिस्टेंस के अगर टर्म में देखें तो इसको इम्पीडेंस एंगल बोलते हैं। बट सिमिलर एनालॉजी हम लोग पावर में देख सकते हैं। इस रेसिस्टेंस के एनालॉजी में ये रियल पावर हुआ हमारा, ये यूजफुल पावर हुआ, और ये हमारा रिएक्टिव पावर हुआ, और इस दोनों का वेक्टर सम जो है एपरेंट पावर हुआ, और ये हमारा पावर फैक्टर हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर जो पावर फैक्टर है, अगर ये रिएक्टिव पावर जितना कम रहेगा, कि जितना भी रिएक्टेंस का वैल्यू जितना कम रहेगा उतना ही रिएक्टिव पावर मेरा कम रहेगा, और उतना ही एपरेंट पावर और रियल पावर एक दूसरे के आसपास रहेंगे, और जितने एक दूसरे के आसपास रहेंगे ये पावर फैक्टर एंगल उतना कम होएगा। इस चीज़ को समझिए, और यही हमारा रिक्वायरमेंट होता है। पावर फैक्टर एंगल कम होना चाहिए और पावर फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। एंगल और फैक्टर दोनों इन्वर्सली है, क्योंकि cos फाई का वैल्यू जैसे जैसे फाई बढ़ता है cos फाई का वैल्यू घटता है। तो पावर फैक्टर हमारा 1 के अप्रोक्स होना चाहिए, और एंगल हमारा 0 के अप्रोक्स होना चाहिए। आप ज़्यादा डीपली नहीं चाहिए, आप सिंपली समझिए पावर फैक्टर मेरा 1 होना चाहिए। जो 1 के करीब है वो उतना अच्छा है। 1 के जितना करीब है मीन्स फाई जो है उतना ही 0 के करीब है। तो 0 के करीब है तो एपरेंट पावर, रियल पावर मेरा दोनों सेम है, कुछ भी वेस्टेज मेरा नहीं जा रहा है, सारा यूजफुल ही मेरा टोटल है। वेस्टेज कम है, जितना कम वेस्टेज होगा उतना कम एंगल होएगा। ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग बेहतर तरीके से इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिस तरह से टोटल जेड है, अगर इम्पीडेंस के एनालॉजी में जैसे मैंने बताया, इसके इक्विवेलेंट में एपरेंट पावर आया मेरा भी है, वोल्टेज इंटू करंट आपका भी है, वोल्टेज एम्पियर हो गया आपका। और इसी को अगर किलो में अगर हम लें तो ये हमारा के भी होगा। उसी तरह यूजफुल जो है हमारा एक्टिव पावर है वो हमारा वाट में आया। अगर उसी को अगर बहुत ज़्यादा वाट है तो उसको हम लोग किलो वाट में भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो उसके लिए किलो वाट हुआ। वाट और किलो वाट में सिर्फ 1000 का डिफरेंस है, आप ही समझ सकते हैं। जिस तरह से ग्राम और किलोग्राम का डिफरेंस होता है उसी तरह से वाट और किलो वाट का डिफरेंस है। और वेस्टेज में आपका रिएक्टेंस है, रिएक्टिव पावर हमारा वेस्टेज में हो गया। अब इसको एक फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सपोज मान लिया जाए ये कोई एक जूस का ग्लास हो, जिसमें हमारा यूजफुल जूस जो है हमारा एक्चुअली ये रियल पावर हुआ, बट
चूँकि एक्स्ट्रा झाग भी आ गया है, इस वजह से ये मेरा वेस्टेज है, झाग है। बट लेकिन मुझे इस पूरे ग्लास का, पूरे एक ग्लास का मुझे कॉस्ट पे करना होगा। अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, अगर मुझे एक गिलास का, अगर मैं डिमांड करता हूँ एक गिलास जूस का, और मुझे ये इस तरह का गिलास दिया जाता है जिसमें कि मान लिया जाए 75-80% मेरा जूस है, और 20-15% मान लेते हैं मेरा रिएक्टिव पावर है, मीन्स झाग है, तो यूजफुल मेरा हुआ वही 75-80% ही। बट ये जो 20% या फिर 25% जो मेरा झाग है, ये मेरा वेस्टेज गया, बट मुझे कॉस्ट टोटल का पे करना पड़ रहा है। यही डिफरेंस हमारा आता है एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में। एक्चुअल मेरा यूजफुल पावर रियल पावर है, बट मुझे अब जो मीटरिंग है बहुत जगह, जो खासकर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जिस तरह से टाटा हो गया, फिर जो भी कंपनी है, मैक्सिमम अब यूटिलाइज करने लगे हैं। पहले वो लोग यूज करते थे किलोवाट का, बट अब वो लोग केवीए का यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। इस वजह से, क्योंकि जो इक्विपमेंट हम लोग लगाते हैं जिसका पावर फैक्टर कम है, उसकी वजह से, पावर फैक्टर कम होने की वजह से ये लॉस बढ़ता जा रहा है, और इससे कंपनी को घाटा लग रहा था। इसलिए उन्होंने अब टोटल पे क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी पे, टोटल एनर्जी कंजम्पशन पे, टोटल पावर, एपरेंट पावर पे उन्होंने क्या बोलते हैं, बिल चार्ज करना शुरू कर दिया है। अब हम देख सकते हैं एनर्जी के बारे में, अगर हम देखना चाहें तो एनर्जी हमारा कुछ और नहीं बल्कि पावर इनटू टाइम है। अब जिस तरह से हमने देखा था एपरेंट पावर के इक्विवेलेंट में, अगर हम जाएं इसके कोरस्पॉन्डिंग, एपरेंट पावर के कोरस्पॉन्डिंग में, तो एपरेंट पावर मेरा वी हुआ था, तो उसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें आवर से, तो VAH हो गया। उसी तरह एक्टिव पावर जो है, अगर वो मेरा क्या बोलते हैं, वाट हो गया, और वाट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई किए तो वाट आवर हो गया। उसी वाट आवर को अगर हम लोग हायर यूनिट में जाएं तो किलो वाट आवर हो गया। उसी 1 किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। अब आप लोग को ये क्लियर चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि ये यूनिट पहले बोला जाता था, अभी भी बहुत जगह यूज होता है, इसी यूनिट के बेसिस पर हमारा बिलिंग होता है हमारे घर का। बट कुछ कंपनी जो हैं, या फिर मैक्सिमम कंपनीज कह सकते हैं अब, तो फिलहाल में अब तो सारे कंपनी ये यूज करना शुरू कर दिए हैं कि वो अब एपरेंट पावर, टोटल पावर KVAH पर अब बिलिंग करते हैं, ना कि KWH पर। तो उनके लिए यूनिट के मायने अब बदल रहे हैं। ये हमारा वेस्टेज हो गया VAR, आप भी जान रहे हैं VAR KVRH, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम इसको रियल एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। अब जिससे मान लिया जाए हमने एक 9 वाट का LED लैंप लिया है, LED बल्ब लिया है, जो आप अभी जनरली अभी यही ट्रेंड में है, LED बल्ब 9 वाट का, बजाज का है। इसका मैंने लेम प्लेट लिया है। इसको अगर हम जूम करते हैं तो मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्लियरली मेरा पावर फैक्टर, वोल्टेज, करंट, हमारा सारा कुछ मेंशन है, और जो कितने वाट का है वो भी मेरा मेंशन है, 9 वाट का। अब हम देखते हैं कि ये 9 वाट का जो है ये किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, और एक्चुअल में 9 वाट अगर है तो 9 वाट ही कंजम्पशन हो रहा है, और बिलिंग भी 9 वाट का ही हो रहा है, ये देखने वाली बात है। देखिए इसको अगर ऊपर के जो हमारा नेम प्लेट था, उसके अगर हम इसको डिटेल में अगर हम अलग से निकाला जाए, तो ये मेरा निकलता है। वोल्टेज मान लेते हैं 222 वोल्ट है, और करंट हमारा इस तरह से हो गया, पावर फैक्टर 0.9। अगर इस पर अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरा एपरेंट पावर का फॉर्मूला भी जान रहे हैं आप, एक्टिव पावर का भी फॉर्मूला जान रहे हैं, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला ये भी आप जान रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरा एक्टिव पावर आता है 222 V/I, 222 इंटू 0.045, तो मेरा 9.99 VA, मतलब 10 VA के अप्रोक्स आता है। वहीं अगर मैं एक्टिव पावर कैलकुलेट करूं तो इसमें पावर फैक्टर का जो एक फैक्टर ऐड होता है, पावर फैक्टर, एपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर को ही हम लोग एक्टिव पावर कहते हैं। तो V/I आपका एपरेंट पावर हो गया, इंटू पावर फैक्टर देखिए 0.9, तो यूजफुल पावर मेरा हो गया 8.99। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 10 VA मेरा टोटल पावर है, बट एक्चुअल कंजम्पशन एक्चुअल जो हमारा इक्विपमेंट जो यूटिलाइज कर रहा है पावर को, वो 9 वाट ही है, यूजफुल पावर, जिससे हमको आउटपुट मिल रहा है, जिस काम के लिए हम लोग किसी इक्विपमेंट को लगाए हैं। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं किस तरह से। अब देखिए 9 वाट हम लोग कैलकुलेट करके ले आए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए रिएक्टिव पावर भी मैंने निकाल दिया है। बट अब देखिए
इसको हम लोग देखते हैं कि इतने पावर 9 वाट के पावर से मेरा कितना एनर्जी कंजम्पशन होता है और कितने का मेरा पावर फैक्टर 0.9 होने की वजह से मेरा कितना का लॉस होता है, वो भी दोनों हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मान लिया जाए एक दिन का मेरे 4 आवर का कंजम्पशन है। सपोज अगर हम शाम को 6 बजे अगर बल्ब को जलाना स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए कि रात को 10 बजे सोने तक अगर हम जलाते हैं इसे, तो 4 घंटे का अगर हम स्पेन लेते हैं, तो इस ड्यूरेशन में मेरा एनर्जी अगर कैलकुलेट करते हैं तो पावर, एक्टिव पावर मेरा 9 वाट है, उस हिसाब से मेरा कितना एनर्जी आता है आगे हम लोग देखते हैं। एपरेंट पावर मेरा 10 VA था और एक्टिव पावर मेरा 9 वाट था। ये आप ऊपर के डाटा से भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमने कैलकुलेट किया था। तो रिएक्टिव पावर का उतना मैंने नहीं है, मेन आप एपरेंट टोटल पावर और एक्टिव पावर देखें, क्योंकि बिलिंग के लिए मैक्सिमम जगह अब एपरेंट पावर यूज हो रहा है और यूजफुल जो हमारा एक्चुअल में जो आउटपुट निकल रहा है वो एक्टिव पावर है। इसलिए इस दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लॉग्स भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 4 आवर डेली के तौर पर अगर हम निकालें तो एपरेंट पावर 10 VA के लिए एनर्जी मेरा हो गया 10 × 4 40 VH डेली। अगर मंथली कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्स 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 VH मंथली आता है। वहीं अगर एक्टिव पावर का देखें तो इसका एनर्जी आ रहा है 9 × 4 36 वाट आवर डेली, और अगर मंथली बेसिस पर देखें तो ये मेरा आ रहा है 1080 मीन्स 1080 वाट आवर मंथली। अब चूँकि 1080 वाट आवर मंथली है, जो कि अगर वाट आवर इसको किलो में कन्वर्ट करें तो 1.08 किलोवाट आवर हो गया, और यूनिट में मेरा 0.08 यूनिट हो गया कि 1 kWh में 1 यूनिट होता है। बट एक्चुअल में मेरा क्या है कि 1.08 की जगह पर 1.2 है। आप इस चीज़ को समझिए, अगर चूँकि 0.9 फैक्टर ऐड हुआ इसलिए मुझे 1.08 ही मिला, बट अगर वही 0.9 की जगह पे अगर मेरा 1 होता, मैंने पहले ही कहा पावर फैक्टर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, जितना 1 के करीब हो उतना अच्छा है, 1 मैक्सिमम होता है, तो 1 के करीब जितना हो उतना अच्छा है। अगर 0.9 की जगह पर अगर 1 होता तो मुझे उसी करंट वैल्यू में 0.045 करंट वैल्यू में ही मुझे 1.2 यूनिट का मुझे आउटपुट यूजफुल पावर मिलता, बट मुझे 1.2 तो नहीं मिला, मुझे 1.08 मिला। तो मुझे लॉस कितने का हुआ, 1.2 माइनस 0.8 0.12 का मंथली। मीन्स अगर मैं 9 वाट लोड का अगर मैं बल्ब जला रहा हूँ 0.9 पावर फैक्टर के साथ, तो मुझे 0.12 यूनिट का लॉस हो रहा है मंथली। अब आप इस चीज़ को समझिए, सिर्फ एक बल्ब में मुझे 0.12 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूँ घर का लोड अगर 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट में मेरा हो गया 100 वाट। 100 वाट में अगर 900 वाट भी अगर हम लोग मानते हैं तो ये 100 गुना लोड, तो 100 गुना लोड में मुझे 100 गुना अगर लॉस होगा तो 0.12 यूनिट का लॉस मुझे अब 12 यूनिट का लॉस होगा। 100 से मल्टीप्लाई, लोड भी अगर 100 गुना जा रहा है, 0.99 फैक्टर का ही कंडीशन लेते हैं, उतना ही वोल्टेज का कंडीशन लेते हैं, तो मुझे 100 टाइम्स लोड के लिए 100 टाइम्स लॉस भी हो रहा है, तो 12 यूनिट का लॉस हमें मंथली हो रहा है। इसलिए हमेशा हाई पावर फैक्टर का ही मशीन या फिर इक्विपमेंट प्रेफर करें। आप इस चीज़ को आप नेम प्लेट से भी देख सकते हैं कि नेम प्लेट पे इनका क्या लिखा है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इनका क्या मेंशन है पावर फैक्टर। अगर नहीं मेंशन है तो आप लोग कैलकुलेट करिए, आप देख लीजिए कितना वाट मेरा जनरेट हो रहा है और एक्चुअल मीटर में एम्पियर कितना उठ रहा है। आप एम्पियर से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक बल्ब का एग्जांपल दिखा दिया, अब मैं आपको एक आयरन का एग्जांपल दिखाता हूँ। प्रेसिंग आयरन है, प्रेसिंग आयरन में आपका एक देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी सिर्फ वाटेज लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, तो इसमें मेरा यूजफुल पावर 750 वाट हो गया। अब इसमें मेरा कितना एनर्जी उठेगा पूरे मंथ में, मैं ये कैलकुलेट करता हूँ। मान लेता हूँ कि सिर्फ एक्टिव पावर पर ही मेरा यूनिट उठ रहा है, टोटल पे अगर नहीं उठ रहा है, सिर्फ एक्टिव पावर पे ही अगर मेरा यूनिट उठ रहा है तो कितना यूनिट उठेगा। अगर आप मशीन यूज कर रहे हैं, मान लिया जाए 2 घंटे डेली के बेसिस पर, तो आपका एनर्जी कैलकुलेट होता है 750 × 2 1500 वाट आवर डेली का, मीन्स 1.5 यूनिट डेली का। वही अगर मैं वाटर हीटर का एग्जांपल लेता हूं, तो वाटर हीटर में भी आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ एक्टिव पावर और वोल्टेज मेंशन है। तो इसके आधार पर अगर मैं निकालना चाहूँ टोटल एनर्जी कंजम्पशन, तो आप ये देख सकते हैं वाटर हीटर सपोज 2 घंटे के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर कंबाइंड फैमिली है या फिर इस तरह सा है सिस्टम कि आपको मुझे दिन में आपको 2 घंटे लगातार यूज करने का ज़रूरत पड़ रहा है और 1500 वाट का अगर हीटर है, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन हो गया 2 आवर के हिसाब से 1500 × 2 3000 वाट आवर।
सिंपल कैलकुलेशन है, वाट इंटू आवर वाट आवर, 3000 वाट आवर। वाट आवर को 3000 वाट आवर इस किलो में अगर बदलना है तो 3 किलो वाट आवर। 3 किलो वाट आवर मीन्स 3 यूनिट। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, यही आपका बिलिंग कैलकुलेट करने में ये काम आएगा। अब मैं अब देखिए, जिस तरह से आपने पहले कैलकुलेट किया था कि 9 वाट बल्ब में मुझे 0.12 यूनिट का मंथली लॉस हो रहा था। अब यही सपोज कीजिए एक वाटर हीटर है, अगर उसको 2 घंटे ही अगर मैं 300 दिन चलाता हूँ, तो 300 दिन अगर मैं चलाता हूँ तो मान लिया जाए अगर 3 यूनिट उठ रहा है 2 घंटे में, 3 घंटे, इस 2 घंटे में ही कितना लॉस हो रहा है पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो 0.9 के आधार पर अगर 0.9 नहीं होता तो मुझे कैलकुलेट करके इतना मुझे आ रहा है लॉस 0.33 यूनिट का डेली। और 300 दिन अगर लॉस होता है, 300 दिन में 30 दिन लगातार अगर हीटर जलाता हूँ 2 घंटे ही सही, तो मुझे 10 यूनिट मंथली का लॉस हो रहा है। आप इस चीज़ को समझिए, क्यों हाई पावर फैक्टर के इक्विपमेंट को प्रेफर किया जाता है, क्यों ये सेंटर से भी या फिर जो एनर्जी एफिशिएंसी की जो कमेटी है उससे भी ये रिकमेंडेशन आता है कि हाई पावर फैक्टर का ही इक्विपमेंट यूज करें, ताकि आपको जो यूजफुल पावर है उसी के बराबर ही आपका बिल हो, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पैसे देने पड़े, ना कि जो टोटल पावर है, जो वेस्टेज पावर है उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ सके। अब आप क्लियरली यहाँ समझ गए पूरे। मैं समराइज कर देता हूँ पूरे वीडियो को। अब स्टार्टिंग में पहले हमने समझा था कि जो फर्स्ट जो जनरेटिंग प्लांट में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो जनरेट होता है वो वोल्टेज है, उसी के आधार पर अगर मैं उस वोल्टेज को जो नो लोड पर भी एग्जिस्ट करता है किसी कंडक्टर में, जब तक उस पर लोड ना लगाया जाए तब तक करंट का फ्लो नहीं होता है। तो लोड के साथ साथ ही मुझे करंट मिलेगा। लोड का लगाते ही लोड रेसिस्टेंस भी हो सकता है, इम्पीडेंस भी हो सकता है, किस तरह से डिपेंडेंट है वो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, किस तरह से कनेक्टेड हैं। मैंने डायग्राम बताया था, फेजर डायग्राम। उसके बाद हमने डिस्कस किया पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 के अप्रॉक्स होना चाहिए, जो कि cos फाई होता है पावर फैक्टर। अगर 1 होता है मेरा तो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर, टोटल पावर मेरा सेम हो जाएगा। तो जितना 1 के करीब हो उतना अच्छा है, उतना मेरा वेस्टेज कम होगा, उतना मुझे उस एक गिलास जूस में उतने कम झाग का मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझिए। उसके बाद हमने समझा कि एनर्जी कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, कितने वाट का लोड है उसको मंथली, आवरली और मंथली कैसे निकाल करके हम लोग टोटल यूनिट निकाल सकते हैं एक मंथ में टोटल यूनिट उसका कंजम्पशन। और उसके बाद हमने देखा कि लॉस किस तरह से हमारा हो रहा है लो पावर फैक्टर की वजह से। अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर और डिटेल में अगर जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।